तो आइए यूपी टेट 2021 के संदर्भ में आज आप लोगों से चर्चा करते हैं दोबारा फिर। जो हुआ था पहले उसको दोहरा लिया जाए, एक बार याद रहता है उससे। जैसे हमने दो चीजें पढ़ाई थी, संधि और समास। ये पूछा जाता है और जनरली बच्चे इसी में गलत करते हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। और फिर तो संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीन संधि थी। स्वर संधि के आपके भेद हैं। कौन सा? दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, आयाद। ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयाद। दीर्घ संधि में हमने बताया कि अ, ई, उ। दीर्घ में क्या बताया? अ, ई और उ। इसका बड़ा रूप आपको मिलेगा। ये मात्रा जहां भी लगी हुई मिले बीच में, वहां पे दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन जनरली पूछी नहीं जाती है, इतनी आसान भी है इसलिए पूछते भी नहीं इसको है। जो पूछा जाता है आपके सिलेबस में, वो पूछा कहां से जाता है उसको हम बता रहे हैं आप लोगों को। गुण संधि। गुण में हमने बताया आप लोगों को कि गुणों में वृद्धि होती है। इससे अच्छा तो ब्लू है था। गुण संधि। गुण संधि में हमने बताया कि ये या वो, इसकी मात्रा कहीं आ जाए, जैसे महेश। ठीक है। अछूट, इसकी मात्रा कहीं पे भी आ जाए तो वहां पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि। बिना कुछ विचार किए मार दीजिए उस पर। इसी गुणों में जब वृद्धि हो जाए, ये हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। ये मात्रा बढ़ जाएगी, जैसे तथैव, महोषध। गुण हो गया, वृद्धि हो गई। अब आता है यण संधि। आधा अक्षर बीच में कहीं भी आ जाए, जैसे मतैक, उसमें कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। और सीधा सपाट शब्द आ जाए, जैसे पवन, पावन, भवन, जितना भी है, गमन। सीधा सपाट शब्द आ जाए, बीच के अक्षर पे कोई मात्रा ना हो। जनरली 3 अक्षर के शब्द भी होते हैं, एक्सेप्शन में 4 अक्षर के भी होते हैं। तो वहां पे हो जाएगी आपकी आयात संधि। जैसे यहां पवन और पावन, ये होता है पो धन अन, अब पावन का होता है पाव धन अन। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। इसी तरीके से भवन, भावन, जितने भी शब्द आएंगे वो और औ की मात्रा पे जुड़ जाएंगे। तो वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, आयात संधि और दीर्घ संधि, ये हो गई आपकी। एक बार उदाहरण दीजिएगा उठा करके इसको, ज्यादा समय इस पे न देते हुए।
हम चलते हैं आपके समास पे। फिर समास में देखिए हमने बताया था अव्ययी भाव। अब एक एक बताते चल रहे हैं। प्रथम पद अव्यय हो, दूसरा पद प्रधान हो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पद प्रधान हो, पहला पद अव्यय हो, पहला पद प्रधान हो, दूसरा पद अव्यय हो, तत्पुरुष और इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। जिसमें सीधा सीधा जान लीजिए उपसर्ग जुड़ा हो, वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, ये पहली पहचान। दूसरी पहचान अर्थ उसका जो है दूसरे शब्द से लिया जाए। ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो वो तत्पुरुष हो जाता है। इसमें क्या जुड़ता है? इसमें प्रत्यय जुड़ता है। उसके साथ साथ पहले शब्द से अर्थ लिया जाता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। यहां कहां से अर्थ लिए? गगन से। अर्थ कहां से शुरू हो रहा है? गगन को चूमने वाली। राजपुत्र, राजा का पुत्र, अर्थ यहां से शुरू है। अब अव्ययी भाव क्या है? यथाशक्ति, लेकिन जब इसका अर्थ लगाएंगे तो होगा शक्ति के अनुसार। यहां होगा शक्ति के अनुसार, और यहां है गगन को चूमने वाली। जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो ये दो समास भी हो गए आपके रिपीट। इसी तरीके से आप लोग चलिए केवल 21 जनवरी तक, और 22 जनवरी को पूरा मैराथन क्लास चला दूंगा 5-6 घंटे का, टोटल कवर कर दूंगा और 95+ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा समास आपका हो गया द्वंद्व। चार द्वंद्व, बीच में और होता है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है? शब्द और विलोम। शब्द और विलोम साथ रहते हैं। जैसे धरा गगन, खट्टा मीठा। ठीक है, खट्टा मीठा, धरा गगन। और जैसे संज्ञा, दो संज्ञाएं, जैसे राम लखन, राम सीता, राधा कृष्ण। ये विलोम नहीं है, दोनों संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन भाववाचक संज्ञा हो तब भी हंसना खेलना, ऐसा नहीं कि हंसने के साथ रोना आए तब भी होगा वो। हंसना रोना, ये दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। हिमालय, इंडीज, जितनी भी संज्ञाएं अगर ऐसे लिखी हैं साथ में, आंख मूंद करके द्वंद्व समास मार के आगे बढ़ जाइए। तीसरा होता है कर्मधारय, चौथा कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्म को धारण करने वाला। कर्म जब आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है छात्र हैं आप। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रतियोगी हैं। कर्म क्या है? आपका पढ़ना है, लेकिन आप प्रतियोगी हो गए। यह गुण आ जाता है, इसमें कहा जाता है कि गुण बताता है। कि हरा है, कि काला है, कि नीला है, कि पीला है, महान पुरुष है, कि दुष्ट पुरुष है।
ठीक है। जैसे कहा जाए नील कमल, कमल कैसा है? नीला कमल है। ठीक है। चंद्रमुखी, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। उपमा दी जा रही है, गुण बताया जा रहा है या उपमा दी जाती है, तो क्या हो जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। और इसी कर्मधारय में थोड़ी उसको बात बताते हैं। द्विग पे आ जाइए। द्विग समास ये क्या होता है? संख्यावाची, जैसे पंचवटी और त्रिलोक, इन्हीं दोनों समास से निकला है आपका बहुव्रीहि। बहुव्रीहि वाकई में कोई समास ही नहीं है, ये इन्हीं दोनों के अंदर समाया है। लेकिन टेक्निकलिटी दिखाने के लिए उसमें कर दिया गया कि भाई हाँ एक बहुव्रीहि समास अलग से रहेगा, उसकी पहचान एक अलग रहेगी। जैसे कर्म तो बताता है कि नील कमल चंद्रमुखी, ये कर्म बता दिया, कर्मधारय हो गया। वहीं कहा जाएगा नीलकंठ, जहां तक नीलकंठ, नीला है कंठ, वहां तक तो कर्मधारय है। नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, तो वहां पे हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, अन्यत्र अर्थ देने लगा। उसी तरीके से द्विगु समास की जो संख्यावाची है, कहा जाए दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब मुख, ये हो गया आपका दशानन मतलब रावण। त्रिलोकी, चतुर्भुज। बहरहाल बहुव्रीहि समास आप लोग किसी भी किताब में उठा के देखेंगे तो 15-20 से अधिक उदाहरण नहीं मिलेंगे। आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा और बहुव्रीहि अपने आप पकड़ में, नहीं पकड़ में आता तो यहीं से देख लीजिए बस, कहीं अंत भागने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका संधि, हो गया समास हो गया। और जैसा कि सबसे अधिक कठिनाई हिंदी में कहाँ फील की जाती है? तत्सम और तद्भव। कहाँ पे? तत्सम और तद्भव, इसको बहुत सारी किताबों में ढेर सारा दिया गया है, बहुत सारी कोचिंगों में कुछ लोग ठीक ठाक बता भी देते हैं कभी कभी, लेकिन टेक्निक इसकी पकड़ लिए रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अदरक का अदरक होगा, हल्दी का हरिद्रा होगा, अंगीठी का निष्ठिका होगा, कुछ रखने की जरूरत नहीं है। फंडा इसका क्या है? फंडे को समझिए, अपना काम करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि 10 दिन का टाइम है। और वीडियो लेखपाल के लिए या सिपाही जो भी वैकेंसी आएगी, उसके लिए मैं 23 जनवरी के बाद फिर नई वीडियो डालूंगा, बढ़िया से मॉडिफाई करके, उसमें पूरा डिटेल रहेगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग देखिए क्या है। जैसे कुछ शब्द, तत्सम का मतलब सीधे होता है संस्कृत के समान। पहले हमारे यहाँ की भाषा क्या थी? संस्कृत ही थी, मूल भाषा क्या थी? संस्कृत। लेकिन संस्कृत बोलने में कठिनाई, तो संस्कृत को लोगों ने धीरे धीरे सरल कर दिया। क्या कर दिया? सरल कर दिया। और देशज शब्द तमाम निकल आए, जिसको देशज शब्द भी कहते हैं। वो हो गया आपका तद्भव, जो अर्थ तो उसी का देते हैं लेकिन वो गलत होते हैं, अशुद्ध होते हैं, लेकिन अर्थ उसी का देते हैं, वो हो जाता है आपका तद्भव। तत्सम की पहचान क्या पहचानेंगे, उसे दे देता है कि कौन शब्द तत्सम है, या इसका हरदी का तत्सम क्या होगा। तो
जैसे हमने बताया कि संस्कृत के समान, तो संस्कृत से कुछ शब्द सीधे सीधे आ गए हैं, जैसे अग्नि है, संस्कृत में पढ़ेंगे तब भी अग्नि रहेगी। सूर्य है, ये सब संस्कृत से सीधे आ गए हैं हिंदी में, आसान थे बोलने में। ठीक है, इसकी पहचान देखिए क्या है। इसकी 2-3 पहचान है और उसको आप पढ़ लीजिए, कोई शब्द गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, कम से कम टेट में। इसका पहला ये है कि आधा शब्द कहीं मिले, कहीं भी आपको आधा अक्षर का शब्द मिल जाता है तो वहां बेसंकोच मार दीजिए आपकी भैया तत्सम है। जैसे देखिए आप उठा के, स्त्री, प्रेम, रत्न, ये सब क्या है? श्रीमान। ठीक है, कहीं भी आपको आधा अधूरा शब्द मिले, जैसे भक्त, वत्स, जहां भी आधा अक्षर वाला शब्द मिले आपको, आधा अक्षर वाला मतलब वही यण संधि, जहां भी लगे आपको यहाँ यण संधि है, सीधा सा मार दीजिए तत्सम है। दूसरा इसका, ये तो पहला हो गया, पुत्र है, पित्र है, ये इसका पहला नियम है। दूसरा नियम है, कुछ शब्द रट लीजिए। कौन कौन से शब्द? 2 संयुक्ताक्षर हैं, उसमें एक छ है और एक त्र है। ठीक है, इसके अलावा एक स और एक व, इसको रटिए, एक मूर्धन्य स। ठीक है, इसको मूर्धा से बोलते हैं, इसलिए मूर्धन्य स कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी भी शब्द में मिले, इससे शुरू हो या बीच में ये शब्द हो, तो बिना संकोच मानिए कि भैया तत्सम है। इसको अलग जाने की जरूरत नहीं है, न सोचने की जरूरत है, न विचार करने की जरूरत है कि इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। सीधे अच्छा छ है, त्र है, स है, ह है, व है, तो ये हो जाएगा। जैसे उसका कुछ उदाहरण आप लोगों को हम दे दें। जैसे कहा लिखा होता है क्षत्रिय, ये तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा क्षत्रिय। ठीक है, क्षेत्र, इसका होता है तद्भव खेत। अच्छ, इसका होता है आंख। ये हो गए आपके 6 से शुरू होने वाले शब्द। 6 का ख भी बनता है और छ भी बनता है। जैसे कहा है अक्षर, इसका तद्भव लिखा जाता है अक्षर, ये छतरी वाला अक्षर है। तो कोई शब्द अगर 6 से शुरू हो रहा है तो निसंकोच मार उसको आगे बढ़िए कि भैया ये तत्सम है। अब दूसरा शब्द आइए, पुत्र। पुत्र का तद्भव क्या लिखा जाता है? पूत। पितृ, पिता। ठीक है, ये हो गया। पत्र, इसका तद्भव होता है पत्ता। ठीक, इसके बाद अगर कहीं आधा र आ जाए
आधा र, जैसे आम्र। बहरहाल ये उसी में आ जाता है कि अगर आधा अधूरा शब्द कहीं बीच में हो, आधा हो, लेकिन आधा में ये भी आता है। इसमें मिस्टेक कर जाते हैं लोग कभी कभी, तो यहाँ मिस्टेक मत करिए। आधा र अगर है तब भी जान लीजिए कि वहां पे क्या है, तत्सम है। ठीक है। और स देखिए जो है इसका है, देखिए आशीष, इसको लिखा जाता है आशीष या आशीष, ऐसे छोटे सा लिखा जाता है, छोटा सा मतलब दंत सा। ये इतना हो गया, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। 2 नियम रटिए। पहला नियम ये है, आधा अधूरा शब्द कहीं आ जाए तो वो होता है क्या, तत्सम। उसके बाद छ, त्र, आधा र, श, ये शब्द हो, और स का प्रयोग जिस भी, जिसको कहते हैं बड़ा सा, जनरली गांव में हर जगह। बहरहाल इसको आप लोग को अभी बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा वर्णमाला में, और 20 मिनट का चैप्टर उसमें भी रहेगा, 2-3 क्वेश्चन उसमें से जाते हैं, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ऐसे टेक्निक से बताऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है कि कितने वर्ण हैं, कितने व्यंजन हैं, स्वर हैं, क्या है, कैसे, छोड़िए उसको। इस शब्द का प्रयोग अगर आपको किसी भी शब्द में मिले तो जान लीजिए कि वो तत्सम है। जैसे आशीष, ये शब्द क्या आ जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। षष्ठ का छठा होता है, तो इस प्रकार तत्सम, तद्भव। और अभी शाम को मैं एक वीडियो और डालूंगा अलंकार की। अब वीडियो छोटी छोटी डाल रहा हूँ ताकि लोग जल्दी जल्दी उसको देख सकें। और कोई भी किताब आप लोगों के पास, कोई भी किताब हो, जनरली मैं नहीं कहता कि कौन सी किताब आप खरीदिए, कौन सी किताब अच्छी है। किताब सारी अच्छी होती है, सारी किताब बुरी होती है। टेक्निक समझ गए तो अच्छी है, नहीं समझे तो बुरी है। आप लोग इतना देखते रहिए, ये गारंटी है मेरी कि इतना नंबर, जितना हमने कहा कि 95 प्लस। जो भी बच्चा 70 क्वेश्चन करता हो उसको इतना नंबर मिलेगा। और अगर आप लोग कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो अगला भी मैं मैथ का पढ़ा दूँ कुछ, उसमें अपना नंबर मैं दे रहा हूँ, आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमको उस पर। तो ठीक है दोस्तों, इतना देखिए पहले, फिर आधे घंटे बाद